खबरिए में खुशामदीद कहते हुए आपको मैं हूं सैयद आयशा नाज और आज के प्रोग्राम में हमारे साथ हमारे एनालिस्ट हैं जनाब सईद काजी साहब और एक अरसे के बाद वापस आए हैं जनाब समी इब्राहिम साहब, जिनको प्रोग्राम में वापसी पर खुशामदीद कहते हुए उन्हें उम्र की मुबारकबाद भी देंगे। कैसे हैं आप? थैंक यू आयशा, थैंक यू वेरी मच। प्रोग्राम का आगाज तो हो गया और इन दोनों एनालिस्ट के साथ हम प्रोग्राम को आगे भी बढ़ाएंगे। बहुत सी अहम खबरों के हवाले से बात करेंगे, लेकिन आज के दिन की अहमियत और आज के दिन के हवाले से आपको खबरदार करते चलें। खबर ये है में कि आज है अप्रैल फूल और किसी भी बात पर यकीन करने से पहले तस्दीक कर लीजिएगा कि कोई भी शख्स आपको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर सकता है। साथ ही साथ जो मजीद अहम खबरें हैं जिन पर हम बात करेंगे और राय लेंगे अपने एनालिस्ट की, वो ये कि आम इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों की अहलियत जांचने का अब अमल शुरू हो चुका है। कागजात नामजदगी की अब जांच पड़ताल होगी जो कि 7 दिन तक जारी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट में मशकूक डिग्री केसेस की समाअत भी आज होने जा रही है और अहलियत जांचने का मयार क्या होगा, किस चीज को अहमियत दी जाएगी, कौन अहल होगा आपका नुमाइंदा बनने का, इस पर भी बात करेंगे। और इलेक्शन में हिस्सा लेने वाले सियासतदान करोड़ों के नादहिंदा निकले। यूटिलिटी बिल्स के हवाले से जो रिपोर्ट सामने आई, गैस नादहिंदगान में वट्टू, कायरा, राजा रियाज और जमशेद दस्ती जैसे लोगों के नाम हैं जो नादहिंदा हैं और पार्लियामेंट का हिस्सा रहे हैं और आइंदा भी बनना चाहते हैं। तो क्या इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए उन्हें क्लीन चिट मिल पाएगी? एक और अहम बात, निगरान काबीना अभी तक नहीं बन पाई, इसकी वजह क्या है, कौन से अवामिल रुकावट बन रहे हैं, इसका जायजा लेंगे। साथ ही साथ हम आपको बताते चलें कि सियासी जमातें अपने मंशूर का ऐलान कर रही हैं, मुत्तहदा भी अपने मंशूर का ऐलान करने जा रही है। मंशूर के अहम फीचर्स क्या हैं ये भी जानेंगे। और जैसे कि आपको मोहतात रहने के हवाले से हम खबरदार कर चुके हैं, और इसके अलावा जो अहम खबर है वो ये है कि बसंत मनाने की खबरें आ रही हैं। जी हाँ, बसंत त्यौहार तो सबको ही पसंद है, लेकिन जो इसके नुकसानात हैं उसकी वजह से एक अरसे से बसंत मनाने पर पाबंदी थी, जो हादसा हो रहे थे उसकी वजह से ये पाबंदी लगाई गई थी। लेकिन अब निगरान हुकूमत ने बसंत मनाने का फैसला कर लिया है। इस पर आपकी राय क्या है? आप हमारे प्रोग्राम में कॉल करके अपनी राय दे सकते हैं, अप्रैल फूल के हवाले से भी बात कर सकते हैं और इस पर अपनी राय दे सकते हैं। प्रोग्राम का आगाज करते हैं। आम इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवारों की अहलियत जांचने का तरीकाकार क्या होगा, इसके लिए हम बात करने जा रहे हैं माहिर कानून आबिद साकी साहब से। अस्सलाम वालेकुम आबिद साकी साहब। आबिद साकी साहब, आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि क्या तरीकाकार इख्तियार किया जाएगा स्क्रूटनी का और ये कितना तवील होगा? लेकिन ये तरीकाकार तो पहले से जो इंतखाबात का कानून है 1976 का, उसके अंदर भी सारा प्रोवाइडेड है और क्वालिफिकेशन और डिस्क्वालिफिकेशन के जो पैरामीटर्स हैं वो आइन के अंदर भी मौजूद है। और जाहिर है उसके हवाले से लोग ऑब्जेक्ट करेंगे। एक मुखालिफ कैंडिडेट दूसरे मुखालिफ कैंडिडेट्स के खिलाफ कोई और शख्स भी जो ऑब्जेक्शन रेज करना चाहे, कोई एतराज दाखिल करना चाहे तो वो कर सकता है। फिर उस पर जो रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं वो अपना फैसला देंगे। फिर उसके बाद ये अपील का आबिद साकी साहब, ये तो सही आपने बताया। मैं आपसे ये जानना आबिद साहब, आप अगर मुझे सुन पा रहे हो, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि ये 62, 63 जो आइन के आर्टिकल हैं उनका भी हवाला बड़ा दिया जा रहा है कि वो मेयार देखा जाएगा। मैं खसूसी तौर पर आपकी राय चाहूंगा कि जो असगर खान केस के हवाले से फैसला आया था, जिन लोगों ने पैसे लिए हैं, क्या वो जो लोग हैं इस स्क्रूटनी के अमल में मुतासर होंगे? आपका क्या ख्याल है? देखिए जी, इसमें दो बातें मैं अर्ज करूंगा। एक तो बात ये है कि 62, 63 आर्टिकल्स के जो मयारात हैं, मुझे यानी मेरा ख्याल ये है कि ये जो स्क्रूटनी करने वाले लोग हैं या जो इन चीजों को एडजुडिकेट करने वाले लोग हैं, शायद वो भी इस मयार पर पूरा ना उतरे और शायद पाकिस्तान का कोई शख्स इतना पारसा हो जो 62 और 63 के जो मयारात है उससे गुजरे। और अगर वो हो या ना हो का भी फैसला, मेरा तो ख्याल है ये तो वो मामलात हैं जो अल्लाह ने क़यामत के दिन लोगों से करने हैं। यहाँ जमीन पे तो इन मामलात का फैसला शायद बड़ा मुश्किल है। किरदार की इस सतह पर जो रिक्वायरमेंट्स कानून में और आइन में ज़िया-उल हक ने डाली थी, और ज़िया-उल हक ने ये खास नुक्ता नजर को प्रमोट करने के लिए और एक खास नुक्ता नजर को रोकने के लिए ये सारी कहानी बनाई थी, जिसके लिए हम आज तक उसका शिकार हैं। तो अब ये आप अब ये बताइए कि जो मैंने जो अर्ज किया, दूसरी बात ये है कि जाहिर है अगर आइन और कानून में मौजूद है तो उसके मुताबिक जिन लोगों ने पैसे लिए दिए हैं, जिन्होंने बैकडोर डील्स की हैं, जिन्होंने कौमी खजाने को यानी अपने सियासी मफादात के लिए लूटा है, तो फिर जाहिर है ये जो कदगन है ये उन पर भी आयद होनी चाहिए। और फिर स्क्रूटनी करने वाले लोगों को उनके किरदार के इस रेफरेंस को भी, इस हवाले को भी देखना चाहिए। आबिद साकी साहब, बहुत शुक्रिया आपकी कानूनी राय के लिए। स्क्रूटनी के हवाले से आपने बात की और आपका ये कहना था कि बड़ा मुश्किल है पारसा अफराद चुनना, और उनके हवाले ये बात तो उन्होंने ठीक फरमाई कि ज़िया-उल हक साहब ने बहुत सी आइन के साथ जो उसमें चीज़ें डाली थी अपने शख्सी रूल को कंटिन्यू करने के लिए की थी।
और उसको इन्होंने ठीक नहीं किया, कुछ रिटेन भी की हुई, अभी तक चल रहे हैं वो सारा सिलसिला। पॉलिटिकल गवर्नमेंट ही बड़ी मजबूत थी माशाल्लाह, उसको अंडू ही नहीं कर सकी। मगर मामला ये है कि ये जो बिल नहीं देते जी, इनको तो जरा गौर, ये हम इनके किरदार के लिए ये नहीं कह रहे कि माशाल्लाह ये इनका कोई बहुत ही आला एक सेठ के मर्तबे हो। ओ हुजूर, पैसे तो दे दें इस रियासत के, इस बिल, जो आदमी बिजली का बिल नहीं दे, जरा इस ये माइंड सेट क्या है आप मुझे बताएं। एक शख्स जो है, आप उसे कैसे व्यू करेंगे कि जो सिंपल जो इस रियासत का बेनिफिशरी है, झंडे वाली कार में बैठा हुआ है, पेट्रोल के पैसे उसके मुफ्त है, इलाज उसका मुफ्त है, 24,000 रुपया वजीर को 7 मुशाहरे में डाल के दिया जाता है कि जनाब बिल अदा, जरा नौकर को भेज के बिल अदा कर दे, तो वो बिल भी नहीं देते। तो जब ये है तो फिर मेरे ख्याल में हम 62 63 की वजह से वरीड नहीं है, हम वरीड इसलिए हैं कि अगर थीव्स जो हैं, इस तरह के थीव्स नेक भी होंगे उनमें यकीनन लोग, लेकिन अगर थीव्स चले जाते हैं, जो आप ही तो स्टोरी शामिल की है ना आपने, मैंने तो शामिल नहीं की जी, तो फिर हम क्या करेंगे? हम ये पाबंदे सौम सलात नहीं चाहिए हमें, पढ़ते हैं तो अल्लाह के लिए पढ़ते हैं, हमारे लिए पढ़ नहीं, अच्छी बात है, पढ़नी चाहिए, मगर हम ये कहते हैं कि हजूर ये जो दिहाड़ीदार हैं इनको तो रोक लें। नहीं, मैं तो देखिए, मैंने साकी साहब से भी सवाल किया ना, और काई साहब, उसकी बेसिकली वजह ये थी कि कानून की अमलदारी की जब आप बात करते हैं, जो चीज कानून में लिखी गई है उस पर आपको अमल दरामद करना पड़ेगा। अब अगर 62 63 इस वक्त कानून में मौजूद है तो आप उसे इग्नोर तो नहीं कर सकते ये कह के कि जनाब ये तो पारसा आदमी है, कोई हमें ऐसा मिलेगा ही नहीं, तो इसलिए हम इसको इंप्लीमेंट नहीं करते। एक सीधी सी बात है कि सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन आया 1990 में पैसे के हवाले से, असगर खान केस पर, जो मेहरान बैंक स्कैंडल केस था, उसमें बहुत सारे लोगों को पैसे लिए उन्होंने, और ये साबित हो गया कि पैसे दिए गए थे। फिर इसी तरह पंजाब गवर्नमेंट जब डिसॉल्व हुई, ये मौजूदा हुकूमत जो दौरे हुकूमत था, उसमें भी ये खबरें आई कि आईबी को बड़े करोड़ों रुपए दिए गए। तो वो लोग जिन्होंने वो करोड़ों रुपए लिए, जिन्होंने करोड़ों रुपए दिए, अब सबसे बड़ा सवाल अगले 7 दिनों में मेरी नज़र में ये होगा इलेक्शन कमीशन के सामने कि क्या उन लोगों को इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाज़त दी जाए। और सवाल और भी होगा, सवाल ये होगा कि जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया था तो जो पिछली इलेक्टेड गवर्नमेंट गई है इसने क्या किया? जर्नैलों को क्या इन्होंने प्रोसीड किया उनके खिलाफ? ये भी कहते थे नहीं हम फौज के हाथ में दाढ़ी नहीं दे देंगे, फलां के हाथ में, क्या पता नहीं इस किस्म की आर्गूमेंट अजीब से आ रहे थे। तो बात यह है कि आप भी कुछ नहीं करना चाहते। मफामत की पॉलिसी जो है वो हर जगह जारी है, मफामत जो बदनुवानी से मफामत, ये देखे ना, असल में ये क्या है कि रूल ऑफ लॉ, अब तो हम कह रहे हैं पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए कि इनको बाहर रख दो। जब आपके पास इख्तियार था, जब आपके पास ताकत थी, आपके पास प्राइम मिनिस्टर बैठे थे, आपने क्या किया उनका? जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाँ भाई इन्होंने पैसे दिए और इलेक्शन रिजल्ट आल्टर किया, इसका मतलब है कि जेन्युइन नहीं है। ये लड़ाई है ताकत की आखिरी मंजिलों तक कौन पहुंचेगा, और बाकी कानून का जिक्र कर दिया जहां कन्वीनियंस हुई, ये कानून बड़ा अच्छा है, हमारे हक में ताकत और इख्तियार की लड़ाई है, और इसमें उसूलों को रोंद के आगे बढ़ाया जा रहा है। लेकिन आयशा, अब तो निगरान गवर्नमेंट है, ये गवर्नमेंट ऐसी है जिसने इलेक्शन में नहीं जाना, और इस गवर्नमेंट के जिम्मे काम ही ये है कि ऐसे नुमाइंदों को मुंतखब कराया जाए जो मुझे आप ब्रेक लेना चाह रही हैं तो उसके बाद ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है। यूटिलिटी बिल्स के हवाले से मजीद भी बात करेंगे, और निगरान काबीना के हवाले से भी आपको बहुत कुछ बताना बाकी है। हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। और ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे उम्मीदवारों के हवाले से जो कि इलेक्शन में हिस्सा लेने के ख्वाहिशमंद तो हैं, लेकिन उनके हवाले से जो रिपोर्ट सामने आ रही हैं, एक तो ये कि यूटिलिटी बिल्स अदा नहीं कर पाए, सरसे के दौरान पता नहीं उन्हें क्या मजबूरी रही, सुई नौदन के करोड़ों के नादहिंदगान निकलने के हवाले से भी रिपोर्ट सामने आ चुकी हैं। लेकिन अब इलेक्शन कमीशन के जिम्मे है ये सवाल कि क्या उन्हें क्लीन चिट मिल पाएगी। इस हवाले से बात करेंगे हम। जाहिद आबिद हमारे साथ मौजूद हैं। जाहिद, बताइएगा कौन कौन से अहम नाम आए हैं सामने? जी, इस दफा जो एक बहुत अहम चीज नजर आ रही है वो यही है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानब से जो तमाम अहम महकमे हैं, जिसमें टेलीकम्युनिकेशन, वापडा, एनटीसी, सुई नॉर्दर्न, सुई सदर्न और मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड वर्क, इनको तमाम डायरेक्टर्स जारी किए गए हैं कि अपने जितने डिफॉल्टर्स हैं उनकी लिस्ट फराहम की जाए। उसके लिए महकमों में काम जारी है, कुछ हद तक ये काम हो भी चुका है, नैब में भी सेल बन चुका है। ताहम इसमें जो एक अहम नुकता मद्देनजर रखा जा रहा है वो यही है कि जो क्रॉनिक डिफॉल्टर्स हैं, जो कई महीने से पैसे नहीं दे पाए, उनके खिलाफ कार्रवाई की
यकीनन कार्रवाई होगी। लेकिन बाज ऐसी चीजें भी आ रही हैं कि जो एक रूटीन की यानी कि मंथली बिल्स हैं वो भी बाज लोगों का कहना है कि उन्हें डिफॉल्टर्स में डाला गया है, जिसकी वजह से बहुत कंफ्यूजन पैदा हो रही है। लेकिन इस पे तो कोई दो राय इस दफा नजर नहीं आ रही कि अगर कोई क्रॉनिक डिफॉल्टर है तो वो स्पेयर हो सके, क्योंकि कल जो इलेक्शन कमीशन की जानब से एक लफ्ज इस्तेमाल किया गया था बड़ा अहम कि बेरहमी से स्क्रूटनी होगी, तो उससे अवाम को बड़ा हौसला हुआ है कि अब वो सिर्फ 1000 या 2000 रुपए बिल देने वाले का मीटर नहीं कटेगा बल्कि दूसरे लोगों के बिल कटेंगे। लेकिन यहाँ मैं एक और चीज बताऊं कि पिछले दिनों लाहौर में एक बड़ा अहम वाकया हुआ था कि नून लीग और पीपी के 2 लोग हैं जिनके गैस मीटर टेम्पर पाए गए थे। उनमें से एक तो बकायदा टिकट होल्डर है, इस वक्त वो इलेक्शन लड़ने के लिए जा रहे हैं पीपी की जानब से, और उनके मीटर की टेम्परिंग बकायदा 3 मीटरों में टेम्परिंग पाई जा चुकी है। नाम सामने आ सका? जी, वो अजीजुररहमान चंद है पीपल्स पार्टी के, जिनके ये बकायदा मीटरों की जो उनकी स्टील फैक्ट्री है वहां पर 3 मीटर टेम्पर पाए गए। इसके साथ सोहेल असगर हैं, उनके भी गैस कनेक्शन काटा गया था। तो ये ऐसे नाम है। अब देखना ये है कि इलेक्शन कमीशन जब ये इलेक्शन लड़ने जाते हैं ये लोग, तो उस पर जो स्क्रूटनी का अमल आज से शुरू हो रहा है उसमें उनके खिलाफ क्या बहुत शुक्रिया आपका। आपने कहा आवाम को तो हौसला हुआ है, लेकिन उम्मीदवारों के दिलों पे तो छुरियां चल गई। काजी साहब, 2 नाम सामने आए हैं। एक तो ये जो जिस तरह इंडस्ट्रियल पर्पसेस के लिए जो है थेफ्ट की जा रही है, तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि फिर जब ये क्या बनाएंगे कानून हमारे लिए, ये अंदर जाके क्या करेंगे, मुझे बताएं ना कि जब लेवल और कैरेक्टर आपका ये हो 62 63 तो मैं तो खुद कह रहा हूँ, ठीक कह रहे थे आबिद साहब कैसे यहाँ मार्शल लॉ में डालेंगे इस तरह की शकें, मगर भाई आप कौन है, आप क्या कर रहे हैं। तो ये मेरे ख्याल में अगर नहीं रुकते तो ये लोग बड़े गौर से देख रहे हैं, लोग बड़े तंग हैं 5 सालों। अगर ये जिन्हें ना रुके जो थी, मैं कहता हूँ बाकी आप सारा छोड़ दें, सिर्फ अब फाइनेंशियल जिसने थेफ्ट की है, मालियात और पाकिस्तान के और असासों को जिसने, खजाने को जिसने नुकसान पहुंचाया, बिजली का बिल जिसने नहीं दिया, इसका मतलब उस आदमी की कोई इंटेग्रिटी नहीं है। इसका मतलब यह है कि हम अगर ये साबित हो जाता है तो जाहिर है ये जराइम पेशा लोग होते हैं, तो हम अपनी कौम की तकदीर क्या जराइम पेशा लोगों के हाथ में दे दें, तो मेरे ख्याल में उन्हें रोकना पड़ेगा। ये जो मैं ब्रेक पे जाने से पहले बात कर रहा था, जिस तरह जिन लोगों ने बिजली के बिल नहीं दिए, जिन लोगों ने गैस के बिल नहीं दिए और क्रॉनिक यानी पुराने कई महीनों से बिल नहीं दिए, उनको इलेक्शन में बिल्कुल हिस्सा नहीं उनको लेने की इजाजत देनी चाहिए। ये बात सही है। इसी तरह जो बात हो रही थी मेहरान बैंक केस की, और फिर उसके बाद जब ये मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट को ख़त्म करके यहाँ पे गवर्नर राज पंजाब में लगाया गया था, तो उसमें भी वो बताया जा रहा है कि बड़े पैसे इस्तेमाल किए थे। तो जो लोग रियासत का पैसा इस्तेमाल करते हैं सियासी मकासद के लिए, नाजायज़ सियासी मकासद के लिए, उन लोगों को भी सियासत में हिस्सा लेने की इजाज़त नहीं मिलनी चाहिए। और ये इलेक्शन कमीशन के ज़िम्मे ये काम है, और अब पूरी कौम की नज़रें फ़खरुद्दीन जी इब्राहिम की तरफ हैं कि वो क्या फ़ैसला करते हैं। फैसला सख्त लेना पड़ेगा। अगर आप सख्त फैसला नहीं लेंगे तो फिर दोबारा यही प्रॉब्लम रहेगी, वही लोग आ जाएंगे जो हमेशा अपने ज़ाती मफाद के लिए जिन्होंने मुल्की पैसा खर्च किया। 2013 एक अहम मोड़ पाकिस्तान की सियासत में, और इस हवाले से इलेक्शन कमीशन का किरदार यूं भी बनता है कि एक अहम मरहला तो मुकम्मल हो चुका कागजात नामजदगी जमा करवाने का, लेकिन उससे भी ज्यादा अहम मरहला आने वाले दिनों में इलेक्शन कमीशन को दरपेश है। अब बात करते हैं कुछ निगरान काबीना के हवाले से। पंजाब की निगरान काबीना तो आज हलफ उठाने जा रही है, 5 रुकनी काबीना है ये, लेकिन जो वफाकी काबीना है निगरान अभी तक क्यों नहीं बन पाई, तफसील जानते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तजियाकार मोहम्मद मालिक साहब। मोहम्मद मालिक साहब, इतना वक्त क्यों लग रहा है निगरान काबीना की तश्कील में? देखिए, उसमें काफी डिफरेंसेस हैं, काफी उसमें इंटरेस्ट ग्रुप्स इन्वॉल्व हैं। अभी प्रेसिडेंसी भी अपनी जगह पे है, उधर से भी इन्फ्लुएंस है, और कुछ नामों के ऊपर जो क्रिटिकल नाम है 2-3 उसमें बहुत कॉन्फ्लिक्ट है। जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उस पर जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है वो जुबैर साहब को लाना चाह रहे हैं। जुबैर मुगल साहब ये अल-हुदा इस्लामिक बैंकिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, लेकिन जो 1-2 और सर्कल्स हैं वो सलमान शाह साहब को लाना चाह रहे हैं। इसी तरह इंटीरियर मिनिस्टर के ऊपर 2 नाम चल रहे हैं, एक शेखरी साहब जो पहले आईजीपी होते थे, और सैयद कमाल शाह जो सेक्रेटरी इंटीरियर भी थे। लेकिन वो कमाल शाह साहब के ऊपर ये भी है कि उन्होंने सर्व किया है पिछली गवर्नमेंट को। फिलहाल मस्जिद वाला किस्सा भी है, काफी कंट्रोवर्सीज हैं। इसी तरह ऑयल एंड नेचुरल रिसोर्सेज का जो है, पेट्रोलियम नेचुरल रिसोर्सेज, उस पर भी झगड़ा चल रहा है। एक तो जो अभी तक फैसला हुआ हुआ ये हुआ हुआ है कि फॉरेन मिनिस्टर अभी नहीं ला रहे किसी को, ठीक, लेकिन ये इंटीरियर, फाइनेंस और एनर्जी का, और हाँ एनर्जी में एक और भी जो बहस चल रही है वो ये है कि जी अभी एक ही मिनिस्टर ले आए जो वाटर एंड पावर को भी देखे और जो पेट्रोलियम और नेचुरल रिसोर्सेज को भी देखे।
अच्छा मालिक साहब, एक सवाल मैं ज़िम्नन करना चाहता हूँ, आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की, ये फाइनेंस मिनिस्ट्री वाली। अभी जो ब्रीफिंग हुई थी प्राइम मिनिस्टर साहब की, बड़े तकलीफदेह स्टेप्स लेने पड़ेंगे उन्हें अगर वो नहीं जो है IMF से कर्जा लेते। तो सलमान शाह साहब को लाने की एक वजह यह भी हो सकती है कि उन्हें मुल्की और गैर मुल्की दोनों तरफ से शायद वो टिप किया जा रहा हो। नहीं, देखें, जहाँ तक IMF का ताल्लुक है उसमें IMF और वर्ल्ड बैंक ने बड़ा वाजे कर दिया है कि वो किसी इंटरिम गवर्नमेंट के साथ लॉन्ग टर्म कोई भी टर्म या कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे। और उन्होंने ये भी कहा है कि अगर इंटरिम गवर्नमेंट के साथ की बात होगी तो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो सी हैं उनको ऑनबोर्ड होना जरूरी है। सो अनटिल अनलेस PPP एज अ पार्टी, PMLN एज अ पार्टी और दूसरी पार्टीज अगर उसको स्टैंप नहीं करती तो ये इसलिए IMF वाला जो सीन अभी नहीं होगा। अभी आई डोंट थिंक IMF वाला कोई इतना इशू है। ये वेस्टेड इंटरेस्ट अपने दूसरे भी हैं। देखें, अभी जो बड़े इश्यूज इन्वॉल्व हैं, जो भी फाइनेंस मिनिस्टर है उसको इवन इन द शॉर्ट टर्म रोज आप 6-7 अरब रुपया कर्जा ले रही थी जो आउटगोइंग गवर्नमेंट थी PPP की, जिन्होंने इतना ज्यादा बजट डेफिसिट किया हुआ। मगर जो आज इंटरिम गवर्नमेंट भी जो बनती है वो अब 7 अरब रोज तो नहीं छाप सकती, 7 अरब रोज कर्जा नहीं दे सकती, कौन हिसाब देगा? तो ये काफी एक टची इशू है और इसमें इन्वॉल्व है। और इससे मैं आपको बता दूं इसमें अस्करी क़यादत का भी रोल इन्वॉल्व है और बाकी सिविलियंस दोनों साइड्स का इन्वॉल्व है। और जिस तरह आपने सिंध में गवर्नमेंट बनती देखी है कि वहाँ तो मजाक बन गया ना, पहले गवर्नमेंट में भी पीपल्स पार्टी और MQM, ऑपोजिशन में भी पीपल्स पार्टी और MQM। तो अब इसी तरह की कुछ सीन बनने की कोशिश की जा रही है सेंटर में, जो इतना आसान नहीं है। अच्छा मालिक, ये बताइए, हम पहले बात कर रहे थे कि उम्मीदवारों की अहलियत जांचने का मरहला अब शुरू हो गया। ये जो मेहरान बैंक स्कैंडल का फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट का और फिर उसके बाद जो पंजाब गवर्नमेंट डिसॉल्व करने में करोड़ों रुपए लगाए गए थे, पीपल्स पार्टी के लीडरों ने वो लगाए थे, तो ये बताइए कि ये आपको क्या सोर्सेज बता रहे हैं कि ये जो अहलियत जांचने का प्रोसेस है, वो जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला और ये पीपल्स पार्टी की लीडरशिप पर इल्जामात पंजाब हुकूमत को बदलने में, उस पैसे की जो वसूली थी, जो खर्चा किया गया था, क्या वो भी इलेक्शन कमीशन अपने सामने रखेगा? रखना तो चाहिए। देखें, मैं तो एक और भी बात कर रहा हूँ, बड़ी छोटी सी, ये तो लंबी बातें आप कर रहे हैं ना जिसमें इन्वॉल्व है स्क्रूटनी। आई थिंक जो सबसे पहला काम इलेक्शन कमीशन को भी फौरी तौर पर सभी करना चाहिए वो ये है कि जो आउटगोइंग गवर्नमेंट्स हैं, चाहे वो पंजाब गवर्नमेंट है, चाहे फेडरल गवर्नमेंट है या दूसरे प्रोविंसेस में, ये कैंपेन गवर्नमेंट के नाम पे बुक करके चली गई हुई है। रिलीज ऑर्डर्स दे दिए हुए, कहीं पे वो फलाना प्रोग्राम, सिंध प्रोग्राम। एक तो ये प्रोग्राम्स जो गवर्नमेंट रिप्रेजेंटमेंट के हैं ये इमीडिएटली इलेक्शन कमीशन को बंद करने चाहिए, ताकि जो भी किसी पार्टी ने अपनी कार्रवाई बतानी है कि हमने ये किया, हमने वो किया, तो वो अपने खर्चे पे करे, वो टैक्स पेयर के और गवर्नमेंट पे ना करे। और हुआ ये कि आखिर दिनों के अंदर 10-10 उन्होंने 20-20 दिन की 25 दिन की कैंपेन्स पहले ही ऑर्डर्स इशू कर दिए हैं, उनकी फंडिंग रिलीज हो रही है। तो ये भी प्री पोल रिगिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है और ये जो बेनिफिट हो रहा है रूलिंग पार्टीज जो थी, ये बहुत बड़ा नाजायज बेनिफिट है उनके लिए। इस पर जरूर इलेक्शन कमीशन को एक्शन लेना चाहिए। बहुत शुक्रिया मोहम्मद मालिक साहब, सीनियर तज्जियाकार, सीनियर एंकर। ये बड़ा अहम पॉइंट उन्होंने उठाया कि जो जाने वाली हुकूमतें रिलीज ऑर्डर कर चुकी हैं अपने अपने लीडरान की तस्वीरों के साथ और मैसेजेस के साथ, उसको रोकना चाहिए इलेक्शन कमीशन को कि ये जो एक जिसे प्री पोल रिंगिंग हम कहते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट। कुछ तो रुक भी गई है, कुछ जगह पे दोबारा से टेंडर मंगवाए जाएंगे, खासतौर पर राजा साहब की कॉन्स्टिट्यूएंसी के हवाले से तो एक हमने देख भी लिया है, ये हुआ है और ये सही वो फरमा रहे हैं। काजी साहब, कल तक निगरान काबीना बन जाएगी, बता मगर एक जो बात उन्होंने की, मैं कमेंट जो उन्होंने बड़ी अच्छी खबर हमें बताई कि अब IMF और वर्ल्ड बैंक से मामला नहीं करेगा जो केयर टेकर से, तो इसका मतलब है कि फिर दूसरा ऑप्शन रह जाएगा और वो दूसरा ऑप्शन ये होगा कि आप फिर स्लैब करेंगे, आप पैसे लगाएंगे, ये जो आपकी यूटिलिटी बिल्स हैं या जो और पेट्रोल है, तो यही ऑप्शन रह जाएगा। क्योंकि जिस किस्म का इकोनॉमिक मेस करके गए हैं माशाल्लाह जाने वाले, उसके बाद अब ये सबसे ज्यादा है बात। एक कॉलर है हमारे साथ अमेरिका से, डॉक्टर आमिर साहब। जी डॉक्टर आमिर, क्या कहना चाहेंगे आप? थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग मी ऑन एयर। लेकिन एक मुझे तो सबसे पहले ये कहना था कि ओवरसीज पाकिस्तानी के लिए जो वोटिंग का जो इशू है उससे अभी कोई उम्मीद है कि कोई फैसला हो जाएगा कि हमें भी कोई बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, समझ में आ गई आपकी बात। डॉक्टर साहब जो है वो ये कहना चाह रहे हैं कि जो ओवरसीज पाकिस्तानी है उनके वोट्स के राइट्स के लिए कुछ होना चाहिए। वो मैं देख रहा था कि नादरा ने भी कुछ सॉफ्टवेयर बनाया जो ओवरसीज पाकिस्तानी है
उम्मीद है कि जरूर हक मिलेगा ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट देने का। अब आने वाला वक्त ही काजी साहब बताएगा। ऑनलाइन ये वोट कास्ट कर सकेंगे और फर्क पड़ेगा, आप क्या समझते हैं उम्मीदवारों को? बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। और बाहर तो एक स्ट्रेंज फिनोमिना है, अगर आप बाहर जाएं तो जो आपको पॉपुलर लीडर वहां पे नजर आते हैं, पाकिस्तान में अभी उनकी पॉपुलैरिटी इतनी ज्यादा नहीं। मसलन परवेज मुशर्रफ साहब ओवरसीज पाकिस्तानियों में बड़े पॉपुलर हैं, बहुत ज्यादा। इसी तरह फिर जो दूसरा नाम है जो बहुत ज्यादा पॉपुलर है वो इमरान खान बड़े ज्यादा पॉपुलर हैं। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी, इनकी भी लीडरशिप जो है वो भी खासी पॉपुलर है। लेकिन मुझे लग रहा है कि जो उसके बड़े बेनिफिशियरी हैं ओवरसीज पाकिस्तानियों के वोट्स के काजी साहब, वो परवेज मुशर्रफ साहब बन जाएंगे। अब हमारे साथ यूनान से एक कॉलर मौजूद है, समी साहब, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या कहना चाहेंगे? समी साहब, कारी साहब, सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जनाब। क्या कहना चाहेंगे नवाज? सरकार ये जिन्ने भी लीडर है ना, मैं इतना पढ़िया लिखा नहीं, इन्हें च कोई भी साफ से नजर आंदा को नहीं। यानी आप मायूस है? सारे ही ठग ने, सारे तुहाडे मीडिया च एक बंदा इकरार और सन ARY दा, वो बंदा आज दुनिया के सारे सही हो जाए। नवाज, बहुत शुक्रिया आपका, लीडर्स के हवाले से बात कर रहे हैं। देखिए, उन्होंने कहा कि ये सारे ठग हैं। ये अगर सारे ठग हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए कि वाकई जो लोगों की तवक्कुआत हैं अभी तक पूरी नहीं हुई सियासी निजाम से। अब वोटिंग का टाइम है, बहुत अहम है कि वोटिंग देते वक्त इस ख्याल को जरूर मद्देनजर। तवक्कुआत क्या पूरी होनी थी? शदीद डिसल्यूजन्ड और मायूस और नाराज और दुखी हैं लोग जी। तवक्कुआत हम पूरी नहीं कर सके, कुछ कर दी, और भाई कुछ नहीं किया आपने। और जो आपने किया वो अवाम के एंटी मेजर्स ली आपने और प्रो रिच ली, ये आपने किया है अब तक, इसलिए लोग नाराज हैं। बहुत शुक्रिया आपका काजी साहब इस बात पे तज्जिया के लिए। और ये बात कहनी थी काजी साहब के जो हमारे उम्मीदवार हैं उन्होंने हमेशा अपने ज़ाती मुफाद को तरजीह दी, कौमी मुफाद का नाम देते हुए। इस हवाले से बात को आगे भी बढ़ाएंगे, हमारे साथ रहिए। एक बार फिर खुशामदीद, आप हमारे साथ हैं। हमारे साथ हमारे एनालिस्ट भी मौजूद हैं, जनाब सईद काजी साहब और समी इब्राहिम साहब। इसके साथ साथ हमें कॉलर्स भी कॉल कर रहे हैं अपनी राय देने के लिए। सब कनाडा से हमारे साथ हैं अकील अहमद जी। अकील, क्या कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। अकील, समी भाई, काजी भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब। समी भाई, मुझे एक तो ये पूछना है कि वो ओवरसीज पाकिस्तानी जो क्या नाम है वो वोटिंग के सिलसिले में जी, कि वो कुछ हो जाएगा मसला के लिए। और दूसरा ये पूछना है कि जो ओवरसीज पाकिस्तानी जो बाहर बैठे हुए हैं, क्या उनको ये राइट मिल जाएगा? शुक्रिया आपका अकील। इस हवाले से समी साहब पहले बात कर चुके हैं। समी साहब, आप यकीन अच्छा, उसमें ये है, मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूँ कि नादरा ने एक सॉफ्टवेयर वो इंट्रोड्यूस करवा भी रहे हैं, मजीद तफसीलात भी आ रही हैं उसकी। उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह ज़रूर वोट का हक मिलेगा ओवरसीज पाकिस्तानीज़ को। अब देख रहे हैं क्या होता है, उम्मीद है कि जरूर मिलेगा। इस हवाले से दुआ करते रहिए। और यहाँ पर दवा इलेक्शन कमीशन कर रहा है, जैसे कि अब इलेक्शन के हवाले से माहौल गर्म हो चुका है। साथ साथ जो सियासी जमातें हैं जल्द से जुलूस भी कर रही हैं और अपने मंशूर का ऐलान भी करती जा रही हैं। आवाम को एक बार फिर वादे और यकीन दहानियां कराई जा रही हैं, ख्वाब दिखाए जा रहे हैं। ताहम कुछ जमातों का कहना है कि इस बार वो सीरियस हैं। हम बात करते हैं एक नए मंशूर के हवाले से। मुत्तहिदा ने अपने मंशूर की तैयारी मुकम्मल कर ली है, निकात शामिल कर लिए गए हैं, लेकिन कौन कौन से अहम फीचर्स होंगे आवाम के लिए, ये जानते हैं अपनी नुमाइंदा किरण खान से। जी किरण। जी, एमकेएम की जानिब से जो है वो अपने मंशूर को अपनी शक्ल दे दी और आज वो अपने मंशूर का ऐलान भी करेंगे। कोई मुझे डिफरेंस नहीं लगता, तमाम सियासी जमातें जो हैं आवाम के लिए ही बात करती हैं। अपने मंशूर में अगर हम बात करें तो एमकेएम की जानिब से भी सेहत, तालीम, करप्शन के खात्मे और मकामी हुकूमतों का जो निज़ाम है वो भी अपने मंशूर में शामिल किया गया है। इसके अलावा एक मजबूत खारजा पॉलिसी, दाखिला पॉलिसी, ये तमाम वो चीज़ें हैं जो मेरे ख्याल से कमोबेश तमाम सियासी जमातों के मंशूर में है। एमकेएम ने भी अपने मंशूर में रखी है इन बातों को। ताहम इनका ये कहना है कि सेहत और तालीम पर सबसे ज्यादा उन्होंने फोकस रखा है और ये जीडीपी का कहा है कि सबसे अच्छा किरण, आपने बिल्कुल सही कहा कि तमाम सियासी जमातें एक ही तरह की बातें कर रही हैं। अवाम को रिलीफ देंगे, अच्छी एक खारजा पॉलिसी होगी, दहशतगर्दी का खात्मा होगा, लेकिन कोई जमात ये नहीं बता रही कि किस तरह वो करेगी। मसलन गुर्बत का खात्मे के लिए, एजुकेशन के लिए, हेल्थ के लिए कितने % बजट एलोकेट किया जाएगा, ये किसी ने नहीं बताया। तो क्या एमक्यूएम भी वही रेटरिक आज होगी या कोई
हमें तवक्को करनी चाहिए कि स्पेसिफिकली बताएगी कुछ कि किस तरीके से ये सारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव किया जाएगा? जी समी साहब, काफी दफा जो है एमकेएम के रहनुमा अपने बातों यानी कि जो उनकी टॉक्स होती हैं उसमें ये बात कर चुके हैं कि एमकेएम अपने जीडीपी का यही कहा जाता है कि जो जीडीपी का एक बड़ा हिस्सा होगा वो तालीम और सेहत पे लगाया जाएगा, गुर्बत के खात्मे पर लगाया जाएगा, लोगों को जॉब्स दी जाएंगी। ताहम आज इस बात की तवक्को की जा सकती है कि ये कोई एलोकेट करेंगे कि कितने % जो है ये इन तमाम चीजों पे लगाएंगे, क्योंकि जो हमारी बात हुई है रहनुमाओं से उनका यही कहना था कि उन्होंने पूरा एक ब्रीफली इस चीज को जो है अपने मंशूर को बनाया है और इसमें सबसे ज्यादा तालीम और सेहत की बात की है, करप्शन के खात्मे की बात की है और एहतसाब की बात की है उन लोगों की जो कौमी खजानों से ले गए हैं रकम लूट कर। तमाम चीजें, लेकिन एमकेएम की जानिब से मैं इस पे अर्ज करना चाहता हूँ कि वो कह रहे हैं कि जीडीपी का तो खासा जीडीपी का खर्च कर दिया है इन्होंने ज़ाती गुर्बत दूर करने के लिए। अगर हम इनकी ज़िंदगी देखें, अभी मैं एक स्टोरी पे आऊँगा कि जो हमारे सीएम साहब जो थे बलूचिस्तान के, उनके असासों की तफसील आई है। समी साहब ने बड़ा वैलिड पॉइंट उठाया कि ये आप अगर ये ख़त्म करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। इशू और इस वक्त सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि जब भी हम कहते हैं ये सिस्टम हम डिरेल नहीं होने देंगे, तो डिरेल कौन सा सिस्टम? अच्छा, इनकी नाअहली की वजह से, जीडीपी, सेहत और तालीम पे ना लगाने की वजह से आज क्या हो रहा है कि एएनपी मान रही है कि तालिबान उसके दफ्तरों पे कब्जे कर रहे हैं। कराची बिल्कुल एक बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है जब पॉलिटिकल एलीट या जिन्हें हम सो कॉल्ड लिबरल फोर्सेस कहते हैं वो डिलीवर करने की बजाय पैसे इकट्ठे करने शुरू कर दें, बत्ते इकट्ठे करने शुरू कर दें, तो फिर ये इंतहाई सीरियस इश्यूज हैं। और सबसे नॉन सीरियसली अगर कोई पार्टी लेती है तो वो अपने मंशूर को लेती है। आप देखें 5 साल में हुकूमत हुई, पूरी तरीके से पीपल्स पार्टी ने मिनिस्ट्री ऑफ जो है खजाने की जो वजारत है उसको अबंडन कर रखा था। अल्लाह पे छोड़ भाई, ठीक है जिस तरह चलने दो। एक होता है मतलब एफर्ट करता है, नहीं वो तो ऐसी ही चलेगी जैसे एक जिंदगी। मैशत को ये अबंडन कर चुके हैं, दोबारा पावर में आने की कोशिश और स्ट्रगल कर रहे हैं, और नीचे जो हालात हैं वो इतने खराब हो जाएंगे कि वो फिर वो इनके लिए भी ठीक नहीं रहेंगे। अच्छा, ये जो मैं इसमें आयशा मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा, यहाँ पर मीडिया का रोल बहुत अहम हो गया। मैं ये देख रहा हूँ कि गुज़श्ता चंद दिनों से मीडिया जो रिपोर्टिंग कर रहा है ना, मसलन जलसा किसका बड़ा हुआ, जलसा किसका छोटा हुआ, कौन लीड कर रहा है, ये चीज़ें जो हैं ये इतनी अहम नहीं है। सबसे अहम बात यह है कि जो इश्यूज़ हैं उनको हाईलाइट इस तरह से किया जाए कि अगर कोई सियासी जमात कहती है कि हम इसका ये हल लेके आएंगे, तो उनसे ये पूछा जाए इंटरव्यूज़ में कायदीन से कि आप स्पेसिफिकली हमें बताएं कि आप किस तरह करेंगे, और फिर माजी में जो उन्होंने वादे किए उसके बारे में फैक्ट्स एंड फिगर सामने लाए जाएं कि वादा ये था लेकिन प्रैक्टिकली ये हुआ। इससे क्या होगा कि लोगों को एक गाइडेंस मिलेगी, लोगों को कंफ्यूजन खत्म होगी और उनको अपना माइंड मेकअप करने में आसानी होगी। ऑब्जेक्टिवली इन ए वेरी बैलेंस्ड वे मीडिया का रोल ये होना चाहिए, ना कि एजेंडा ड्रिवन अगर हम किसी सियासी जमात के साथ हमदर्दियां हैं तो जी पोल्स ऐसे आ गए कि वो जीत जाएंगे, फलां का जलसा बड़ा हो गया, फलां का जलसा छोटा हो गया। इस वक्त एक ऐसे डीप एनालिसिस की जरूरत है क्योंकि कौम की नजरें मीडिया पर हैं। हमारे मीडिया को एक इंतहाई पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव रोल अदा करना चाहिए और उसमें जो सियासतदान बात कह रहे हैं ये बताना चाहिए कि प्रैक्टिकली ये मुमकिन हो सकती है या नहीं हो सकती, उससे अवाम का कंफ्यूजन खत्म। मैं समी साहब की बात में थोड़ा सा इजाफा कर दूं। समी साहब, मेरी जो राय है ना, इस वक्त आपकी सारी पॉलिटिकल एलीट इस बात पे मुत्तफिक है कि एक और दुनिया मुमकिन ही नहीं है। जो जमीन पर है ये हतमी और आखिरी है। ये खुद इतने ज़बू हाल हैं और तारीखी तौर पे इस्तरदाद शुदा है, मुस्तरद हो चुके हैं, मगर मुसल्लत हैं खास तारीख की अवामिल की वजह से। ये यकीन ही नहीं करते कि एक और दुनिया जिसमें अपनी गुर्बत तो खत्म होगी एक लम्हे में, कि जो अभी भूटानी साहब ने हमारे प्रोग्राम में आके कहा कि साइकिलों पे बैठ के गए असेंबलियों में और 3-3 जीप्स लेके घरों में गए, ठीक है, वो खत्म। अगर आपकी गुर्बत खत्म हो सकती है तो आप नहीं ये समझते हैं कि अगर ये सिस्टम इसी तरह क्लास ये तबकाती निजाम रहेगा तो इनका वजूद रहेगा, लिहाजा ये मेरे ख्याल में तय है। अच्छा, वैसे आज का इस इलेक्शन में भी मैं ये पढ़ रहा था, दुनिया में लगी हुई है फोटो भी, के मुल्तान में प्रोफेसर लतीफ अंसर साहब साइकिल पर कागजात नामजदगी जमा कराने गए हैं, और अमजद हमीद दस्ती वो जो है अपना जमशेद दस्ती साहब, वो तो गधा गाड़ी पर नहीं लिखा हुआ, गधा गाड़ी पर बैठ के गए हैं साथ अपने MPS के उम्मीदवारों को भी। तो लेट्स सी कि गुर्बत के इशू जो है ना वो ठट्ठे और मजाक के लिए रह जाते हैं। जब इन रियलिटी आप गुर्बत खत्म नहीं कर सकते तो फिर ये मजाहिया और एक कॉमेडी बन जाती है। ये कॉमेडी नहीं है, ये ब्लैक कॉमेडी है। लोगों का भी काम है कि वो इस कॉमेडी को रोकें और उन लोगों को वोट दें जो कॉमेडियन नहीं है, जो वाकईतन हालात बदलने का अहद किए हुए हैं। बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की। वापस आते हैं और आज के दिन की अहमियत के हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक। और प्रोग्राम में हम वापस आते हुए शामिल करेंगे कॉलर हमारे साथ कनाडा से मौजूद हैं सरफराज। अस्सलाम वालेकुम सरफराज, क्या कहना चाहेंगे? वालेकुम सलाम, थैंक यू वेरी मच। मैं सैयद काजी साहब से और सनी इब्राहिम से एक चीज ऐड करना चाहूँगा जी कि अभी कॉलर का कुछ देर पहले 2 कॉलर्स ने आपको कॉल की थी फॉर ओवरसीज, उसमें मैं ऐड करना चाहूँगा कि न्यूयॉर्क की जो एम्बेसी है पास कॉन्सुलेट, उन्होंने प्रोफार्मा एक जारी किया है जिसमें उन्होंने बेसिक इन्फॉर्मेशन मांगी है और इट इज़ अवेलेबल ऑनलाइन। तो आप अपनी इन्फॉर्मेशन दें तो आप इंशाल्लाह होपफुली वी कैन वर्क। तो सेकेंडली मैं ये बात करना चाहूँगा कि बहुत से यू आर डूइंग अ वंडरफुल जॉब, तो हमें बेसिकली बैकअप करना चाहिए इलेक्शन कमीशन को और सुप्रीम कोर्ट को। और बहुत से लोग कन्फ्यूजन ला रहे हैं जो कि मैं देख रहा हूँ मीडिया में कि डिग्रीज की वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं है क्योंकि ये रूल में नहीं है। तो वट अगर रूल में नहीं भी है तो जिन लोगों ने गलत काम किया है हम उनको अकाउंटेबल तो करें ना एटलीस्ट, ताकि हम एक साफ सुथरी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट लेके आए। हमारे ओवरसीज पाकिस्तान का मसला ये है कि हम चाहते हैं साफ सुथरी गवर्नमेंट है ताकि हमारी कोई रिस्पेक्ट हो, ठीक है, हमारी कोई पहचान हो। सरफराज कनाडा से बहुत शुक्रिया आपका, रिस्पेक्ट की बात कर रहे हैं। ये हुकूमत जो होती है ये अब्रॉड भी बहुत ज्यादा बदनामी का बात है। इससे ताल्लुक सिर्फ रिस्पेक्ट का नहीं है, यहाँ पर जो रहने वाले पाकिस्तान है, अगर अच्छी हुकूमत आएगी तो उनकी जिंदगियां बदलेंगी। इस वक्त जिंदगी एक अजाब बन के रहेगी एक गरीब आदमी की, कुछ भी नहीं है उसको अवेलेबल। और इसीलिए जो प्रोग्राम के आगाज में हमने बात की कि रूथलेसली इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, पूरी कौम उनके साथ है, सुप्रीम कोर्ट के साथ है कौम, सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन के साथ है। रूथलेसली एक स्क्रूटनी की जाए और वो लोग जिन्होंने नेशनल एक्सचेकर का पैसा लूटा, जो डिफॉल्टर्स हैं, नादहिंदा हैं, उनको इलेक्शन में जाने की इजाजत नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि यही कौम का जो लूटा हुआ पैसा है उसी पैसे को लगा के वो दोबारा ऐवानों में पहुंचेंगे, दोबारा वही लूट खसूट का मामला शुरू होगा। मैं कॉलर की इस बात से बिल्कुल मुत्तफिक हूं कि इंतहाई सख्त स्क्रूटनी करनी चाहिए इलेक्शन कमीशन को, पूरी कौम उसके साथ। मैं भी मुत्तफिक हूं कि दोबारा यही सिलसिला शुरू होगा। मगर मैं अपनी खबर की तरफ आता हूं। अच्छा, क्योंकि इलेक्शन का माहौल है तो एक हल्का 110 के बारे में मैं देख रहा था, पढ़ रहा था, ये बड़ा अहम हल्का है जहां से ख्वाजा आसिफ मुस्लिम लीग नून के हमेशा से जीतते हैं। यहाँ पे एक और उम्मीदवार जो बहुत पुराने सियासी वर्कर हैं, आसिफ भट्ट, उन्होंने नॉमिनेशन पेपर जमा करवाए। अब दिलचस्प बात यह है कि ख्वाजा आसिफ जो हैं वो ज़ियाउल हक के दस्ते रास्त ख्वाजा सफदर के फर्जंद अर्जुमंद हैं, जो कि मजलिस शूरा के चेयरमैन हुआ करते थे। अच्छा। और ये जो आसिफ भट्ट मुकाबले में आए हैं, ये 10 साल जेल में रहे जब ज़ियाउल हक का रूल था, इन्हें सजाए मौत भी हुई, बाद में कम्यूट होगी 38 ईयर्स। फिर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जब 1988 में आई तो इनके घर भी गई थी फैसला सियालकोट, और फिर ये बाहर। तो ये मिडिल क्लास के एक आदमी है, यानी कोई वो तो खैर तबके उमरा में ताल्लुक शुमार होता है उनका, और वो और अपने आप को अब डिस्टेंस भी करते हैं ख्वाजा साहब अपने माजी पास से। वो एक दफ़ा कह भी चुके हैं कि जी वो उस पर अपोलोजेटिक भी रहते हैं। मगर ये बड़ा दिलचस्प मुकाबला होगा क्योंकि लोग ये कह रहे हैं कि हर चंद आसिफ भट्ट इतने मुतमव्वल इंसान नहीं है, मगर जो उनकी पॉलिटिकल लेगेसी है वो बड़ी अहम है, उनकी कुर्बानी बड़ी अहम है। तो हम इस पर नजर रखेंगे। और जाते जाते मैं सिर्फ एक छोटी सी खबर, समी साहब, मैंने आज सुबह देख रहा था कि हमारे जो CM हैं, चीफ मिनिस्टर में सबसे ज़्यादा जो अमीर पाए गए हैं वो असलम रईसानी साहब है। मैं ज़्यादा नहीं बताता, टाइम कम है, मैं सिर्फ उनकी गाड़ियों की तफसील बताता हूँ कि उनके एसेट्स में 2 हार्ले डेविडसन मोटरसाइकिल्स हैं, मर्सिडीज है, स्पोर्ट्स कार है, हमर है, ये बड़ा महंगा अमेरिकन जी हमर H2 है, और एक घर है उनका इस्लामाबाद में, और कुछ 550-600 मिलियन की उनकी। अब जिस सूबे पे ये हुकूमत कर रहे थे वहां एक MRI है। जब आपके पास ये होगा तो फिर बलोच अवाम के पास एक MRI मशीन भी जो है वो बहुत ज्यादा आपको नजर आएगी। आपको सड़कें टूटी हुई सी नजर आएंगी कि ऐसे सिर्फ मुझे मेरा एक सवाल है समी साहब से कि अगर तो ये मुल्क यहाँ दौलत की रेल पे, जाहिर है दौलत की रेल पे होगी तो कमाएंगे ना आप, यानी अमूमी तौर पे समाज पस्त गिर रहा है माशी तौर पे, और कुछ लोग जो है वो, ये 2 मशतें क्यों हैं? एक रूबा अरूज है, ऊपर ही ऊपर जा रही है, हर साल एक्सीडेंट के बढ़ते चले जा रहे हैं जब हम देखते हैं, और दूसरी नीचे। तो जब ये सिलसिला होगा तो इसके 2 मतलब है, एक तो थेफ्ट हो रही है, चोरी हो रही है, ये जायज रकम नहीं है, और दूसरा यह कि इस निज़ाम के होते हुए MRI के बगैर ही बलोची अवाम तल्फ होगी और काबिल इलाज बीमारियों से बच्चे मरते रहेंगे। अच्छा, अब ये इन्होंने बड़ी एक अहम बात की, बड़ी खूबसूरत बात की है कि एक भी MRI की मशीन नहीं है, लेकिन MRI की एक मशीन नहीं है। पाकिस्तान को बने हुए 65 साल से ज्यादा हो गए। ये जो मौजूदा वजीर आला हैं, इन्होंने तो 2, 3, 4 साल हुकूमत की होगी, उससे पहले भी हुकूमतें रहीं, लेकिन MRI की मशीन किसी को नहीं दी गई, वहां पर आम लोगों के लिए नहीं प्रोवाइड की गई।
मैं हमेशा इस प्रोग्राम में कहता रहा हूं पहले भी कि पाकिस्तान में बलूचिस्तान के खास तौर पर हालात ठीक करने के लिए जो अप्रोच अपनाई जा रही है, जिन लोगों से बात की जा रही है, ये समझा जा रहा है कि जी इन बलोच लीडर्स को नेशनल धारे में लाएं, इन वडेरों को नेशनल धारे में लेके आएं तो ये मामले का हल होंगे। दर हकीकत वही सारे सरदार बिला तखसीस वहां की जो प्रॉब्लम है उसकी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके पास आती है। गरीब आवाम तक तो ये पहुंचने नहीं जाते। इनकी लड़ाई क्या है सरदारों की? इनकी लड़ाई ये है कि आप हमें रॉयल्टी दें, कोई गैस की रॉयल्टी मांग रहा है, कोई किसी और चीज की रॉयल्टी मांग रहा है, और फिर डराते हैं पाकिस्तान को कि हम अलहदा हो जाएंगे। वहां पर जो एक कत्लो गारत की गई है वो इसीलिए की गई है कि हमेशा पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट इनके हाथों ब्लैकमेल होती रही है, इनको फंड्स देती रही है रॉयल्टी के नाम पर। अगर बलोच को, गरीब बलोची को अगर आपने कोई फायदा पहुंचाना है तो उसके लिए इन वडेरों से बात नहीं करनी होगी, आपको डायरेक्ट वहां पर डेवलपमेंट के प्रोग्राम करने होंगे और ये इंश्योर करना होगा कि वो जो पैसा उन लोगों के लिए मखसूस है उन लोगों तक पहुंचे। तो मैं आपकी इस बात से एग्री करता हूं कि ये जो सरदार हैं ये पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम है, लेकिन एक सरदार नहीं, सारे सरदार पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम है। और जो उन लोगों को आकर ये आप उनको बड़ा एक रेड कारपेट यहां पर माजी में दिया गया, बाहर से आए, बयान दिए, खबरें लगवाई और चले गए, लोगों को कंफ्यूज ना करें। हकीकी मसाइल के लिए, हल के लिए आपको लोगों को उनके डोर स्टेप्स तक फैसिलिटीज उनको सब देनी है। ये ना वहाँ आप सरदारों से मामला कर रहे हैं, यहाँ कार्टेल से मामला कर रहे हैं, यहाँ कार्टेल पावर्स में बैठे हुए हैं। यहाँ पे जो है जो अभी क्या मालिक साहब क्या बात कर रहे थे, वेस्ट लड़ाई क्यों वजारत खजाना पे लड़ाई हो रही है? वजारत खजाना पे क्यों लड़ाई हो रही है? क्योंकि माल उधर ही है ना। माल तोड़ना है। काजी साहब सारे वक्त बहुत कम रह गया है और जो बात आप कर रहे हैं वो उस पर याद आ जाती है मेहदी हसन की गजल के कागजी फूल जैसे चेहरे मजाक उड़ाते हैं आदमी का। मजाक से अगर बात को आगे बढ़ाएं तो आज के दिन के हवाले से बात कर लीजिए। अप्रैल आज आपने कहा जो प्रोग्राम की इब्तिदा में बिल्कुल ठीक है। अगर आपको आज कोई काजी साहब कोई फोन कॉल आए तो फौरी तौर पर रिएक्ट करने से पहले ये जरूर तहकीक कर लें कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो आपको अप्रैल फूल कोई आपके साथ मनाया जा रहा है। तो ये आज बड़ी कॉल्स आएंगी, हमेशा पता चलता है, फोन्स आते हैं जनाब ये हो गया वो हो गया, लेकिन दर हकीकत वो नहीं होता। बल्कि मैं आज की अखबार में देख रहा था तो ये जो सियासतदानों के जो मुझे वो थे ना ऐलानात, मतलब फजलुर रहमान कहते हैं कि पंजाब के जागीरदारों से निजात दिला सकते हैं, मुझे ये भी एक अप्रैल फूल ही लग रहा है। इमरान खान ने भी किसी तरह की बात की हुई है, पीपल्स पार्टी और नून लीग भी यही बात कर रही है। तो मुझे लग रहा है कि सबसे बड़ा जो अप्रैल फूल है, ये बयान तो उनके कल के थे लेकिन छपे आज हैं। जी अब चलते हैं हम शेर मोहम्मद की जानिब। लाहौर से हमारे कॉलर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम शेर मोहम्मद। जी शेर मोहम्मद साहब आपको आवाज आ रही है? जी जी नहीं लगता है लाइन ड्रॉप हो गई है। बात के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। बसंत के हवाले से भी कुछ बात कर ली जाए। 17 अप्रैल को बसंत होने जा रही है। काजी साहब, समी साहब, आप कैसे मनाएंगे? देखिए सबसे पहली तो बात यह है कि गुज़श्ता चंद सालों से ये जो एक त्यौहार था जो आम आदमी इसमें शरीक होता था उस पर पाबंदी लगाई गई। अच्छा, पाबंदी भी सही लगाई गई उस वक्त, इसलिए कि जो डोर बनाई जाती है वो एक इस तरह की डोर आ गई जिससे बहुत सारी लोगों के गले जो हैं वो कटने लगे, बच्चे बहुत सारे मरे। तो चाहिए ये कि बसंत का अगर आपने ये त्यौहार मनाना है तो उससे पहले आप ये इंश्योर करें कि कम से कम उस तरह की जो डोर है वो नहीं बनाई जाएगी। और अगर वही कत्लो गारत होनी है, अगर ये एक त्यौहार के नाम पर बहुत सारे घरानों के चश्मो चराग आपने बुझाने हैं तो फिर तो इस त्यौहार की अच्छा, ये फैसला निगरान हुकूमत ने किया है। काजी साहब से जरा पूछते हैं किससे पेचा लड़ाने जा रहे हैं नजम सेठी साहब? नहीं, नजम सेठी साहब तो खुद भी यानी एक सेकुलर, लिबरल कह लें, सेकुलर पे कुछ लोगों को वैसे अचंबा होता है, लिबरल आदमी है। मगर ये समी साहब की बात ठीक है कि ये जो यहाँ पे कोई इंतजामात नहीं है। देखे ना, कुछ बाहर जगह बना दें जहाँ पे आप ये बसंत मना लिया करें ताकि ये बच्चों के गले पे डोर ना फिरे। देखिए कोई त्यौहार को रोक देना मुनासिब नहीं है। अगर एडमिनिस्ट्रेशन चाहे, जिस तरह वो पतंग उड़ाने की इजाजत किसी को नहीं देते, तो अगर वही सख्ती वो इस तरह से करें कि वो डोर ना बन पाए, और अगर वो डोर बनती है तो मार्केट में ना आए, तो वो बजाय लोगों को पतंग उड़ाने से रोकने पर वो डोर को रोकने पर अगर जोर लगाएं तो ये एक ऐसा त्यौहार है जिससे बहुत सारे लोगों को रोजगार भी मिलता है और ट्रेडिशनल एक त्यौहार था। और फिर इसमें आवाम को भी ये चाहिए कि वो भी थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी का सबूत दें और डिस्करेज करें ऐसी डोर को कि जिससे लोगों की अमवात हो रही है, जिससे बच्चे मर रहे हैं। तो लोगों पर भी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एडमिनिस्ट्रेशन भी फिर भी अगर ये काम करना है तो बहुत सोच समझ कर करना होगा, क्योंकि माजी में ये हुआ गुज़श्ता चंद सालों में जब इस पर पाबंदी लगी थी उससे पहले बहुत सारी अमवात हुई, बहुत सारे बेगुनाह लोग बेचारे मोटरसाइकिल पे जा रहे हैं, डोर से वो काटे गए। तो ये एक ऐसी चीज है जिसको बड़ी एहतियात से करना चाहिए, लेकिन त्यौहार पर पाबंदी नहीं लगनी चाहिए। और मुझे लगता है नजम सेठी साहब तो वही जो गाना भी था ना, पतंगबाज सजना निकले बिल्कुल पतंगबाज सजना ही है। देखते हैं कि अब वो इस जिम्मेदारी से किस तरह निपटते हैं। समी इब्राहिम साहब, सईद काजी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन आपका भी बहुत शुक्रिया। आपके दिन भर के लिए बहुत सी अच्छी उम्मीदों और दुआओं के साथ इजाजत चाहते हैं। लाने के बाद